तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज करी गई काफी बढ़िया कैम रिकॉर्डर टाइप फिल्म को जिसका नाम है कैप्चर। फाउंड फुटेज प्लस कैम रिकॉर्डिंग आप इसको कह सकते हो। काफी अच्छे सीन्स हैं, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका। इसके अंदर एक कैम रिकॉर्डर है जो कि श्रापित है और जो कोई उसके अंदर देखता है वो कभी भी बच नहीं सकता, और जो उसका फेट है वो तो आपको इस मूवी के एंड में ही देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी जरूर पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने एक बंगाली हॉरर भूतोपूर्व बुक एक्सप्लेन किया, इनके साथ आपने मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक जंगल में हाइकिंग करने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो वहां पर भटक जाते हैं और वो दोनों कहीं से हेल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वाइफ के पैर में चोट लग गई थी। अब वो दोनों थोड़ा चलते हैं और उनको जंगल में एक बड़ा सा घर दिखता है। तो यहाँ पर जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को उस घर के बाहर बैठाकर खुद घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन दरवाजा बंद था तो वो बेसमेंट के दरवाजे से घर के अंदर एंटर करता है, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं था और टेलीफोन लाइन भी काम नहीं कर रही थी। मीनवाइल बाहर वाइफ घर के ऊपर वाले रूम में कुछ नोटिस करती है और हम किसी को देखते हैं जो कि उसे कैम रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा था। अब घर के अंदर हस्बैंड को ऊपर वाले रूम में से कुछ आवाज आ रही होती है तो वो चेक करने जाता है और बाहर हम गौर करते हैं कि जैसे ही वाइफ उस कैम रिकॉर्डर की तरफ देखती है तो वो अचानक से पजेस्ड हो जाती है। खैर अब इसके बाद में सीन चेंज होता है जहां पर हम एबी नाम की एक ऑर्फन लड़की को देखते हैं और उसके फॉस्टर ब्रदर स्टीव को दिखाया जाता है जो कि वहां पर एबी के अपार्टमेंट में आया हुआ था, क्योंकि वो अपार्टमेंट असल में एबी की फॉस्टर सिस्टर लॉरा का था और एबी वहां पर चुपके से रह रही थी। खैर स्टीव वहां पर किसी काम के लिए आया हुआ था क्योंकि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और वो एबी को बताता है कि उन्हें एबी के रियल पेरेंट्स का पता चल चुका है और वो एबी को एक चाइल्ड केयर ऑफिसर का नंबर देता है, जिसके बाद में एबी उस ऑफिसर से बात करती है। अब वो ऑफिसर एबी के पास जाता है और वो उसको ये बताता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका घर अभी भी सही सलामत है और एबी उस घर की वारिस है, तो अब से वो घर एबी का है, यानी कि अब उसको किसी और के घर में नहीं रहना पड़ेगा और वो चाहे तो उसको बेच भी सकती है। खैर पहले तो एबी उस घर को नहीं बेचने वाली थी, लेकिन जब लॉरा कॉल करके एबी को बुरी बुरी बातें सुनाती है तो एबी अपने घर को बेचने का मन बना लेती है ताकि वो शहर में जाकर एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद कर वहां पर आराम से रह सके। फिर इसके बाद में बिना देर किए एबी अपना सामान पैक करती है और अपने घर को देखने चली जाती है और उसका घर दूर एक सुनसान जंगल में था और वो शहर से बहुत दूर भी था, तो वहां पर जाने के लिए कोई टैक्सी सर्विस भी नहीं थी। तो एबी ट्रेन स्टेशन से उतरकर एक बार में जाती है और वहां पर जितने भी लोग थे वो एबी को वहां पर देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे और वो एबी को लिफ्ट देने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन वहां पर एक काइल नाम का लड़का होता है जो कि एबी को उसके घर तक छोड़ने के लिए मान गया था। काइल एबी को बताता है कि कोई भी उस घर के आसपास भी जाना पसंद नहीं करता, तो इसलिए किसी ने भी एबी को लिफ्ट नहीं दी थी। मतलब यहाँ पर दिक्कत एबी से नहीं बल्कि उस घर की लोकेशन से थी। अब हम गौर करते हैं कि एबी को काइल और काइल को एबी पसंद आ गई थी, लेकिन काइल को काम होता है तो उसे वहां से जाना पड़ता है। फिर इसके बाद एबी घर में जाती है और पूरे घर को अच्छे से चेक करती है और घर की हालत तो अच्छी थी, लेकिन घर में सारा सामान बिखरा पड़ा था और एबी को वहां पर एक शराब की बोतल भी मिलती है जो कि काफी पुरानी थी। फिर एबी पूरे घर को चेक करने लगती है और ऊपर वाले रूम में जाती है। वहां पर उसे अपना झूला मिलता है जिसके अंदर एक डॉल रखी हुई थी और वहीं ऊपर विंडो के पास में एक कैम रिकॉर्डर भी था और वहीं एक बक्से के अंदर ढेर सारी टेप्स भी होती हैं और यही मूवी की स्टार्टिंग वाला घर भी है और उसी कैम रिकॉर्डर से कोई उस लेडी को रिकॉर्ड भी कर रहा था। एनीवेज इसके बाद में एबी को स्टीव का कॉल आता है तो वो घर से बाहर चली जाती है। स्टीव एबी को बताता है कि उसको एक रियल एस्टेट एजेंट की कॉल आई थी और वो एबी का घर सेल करने में उसकी हेल्प कर सकता है। सो एबी उसे घर की पिक्चर्स भेज दे और फिर वो कॉल कट कर देता है। फिर जब एबी घर वापस जाने लगती है तो ऊपर वाले रूम में वो किसी को नोटिस करती है, लेकिन उसको लगता है कि शायद वो उसका वहम होगा, तो वो इस पर इतना ध्यान नहीं देती। फिर रात को एबी उस कैम रिकॉर्डर को एक टीवी से कनेक्ट करके वो सारी टेप्स को देखती है जो कि उसके अंदर थी। उसके अंदर उसकी माँ कैमरन और उसके पिता जेसन की टेप्स होती हैं और उन दोनों को देखकर एबी बहुत खुश होती है। और एक बात गौर करने वाली ये थी कि कैमरन और एबी बिल्कुल एक जैसी दिख रही थी। खैर अब एबी टेप देख ही रही होती है कि तभी उसे उस टेप के अंदर अपनी माँ कैमरन के फेस पर एक ग्लिच दिखाई देता है, जिसके अंदर वो अपनी माँ के फेस पर एक लेडी का क्रीपी सा फेस देखती है जो कि एबी की तरफ ही देख रही थी। लेकिन एबी इतनी खुश होती है कि वो इस चीज पर इतना ध्यान नहीं देती और फिर वो बाकी टेप्स को देखने लगती है, जिसके बाद में वो सो जाती है। अब जब एबी सो रही होती है तो हम किसी को देखते हैं जो कि एबी के रूम के बाहर था और वो फिर वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह एबी अपनी माँ की ड्रेस को पहनकर ट्राई करती है और उसे वहां पर एक रिपोर्ट मिलती है जिससे उसको पता चलता है कि उसके पिता जेसन को एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन थी और वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते थे। खैर फिर इसके बाद एबी जॉगिंग करने जाती है और वापस आकर वो घर की पिक्चर्स क्लिक करती
करती है और फिर वो नहाने चली जाती है। ये पिक्चर्स क्लिक करी गई थी ताकि वो घर को बेच पाए। खैर अब जब वो नहाकर वापस आती है तो उसे नीचे से किसी के फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, तो वो नीचे देखने जाती है और नोटिस करती है कि वो कैमकॉर्डर विंडो के पास पड़ा हुआ था। तो वो उस कैमकॉर्डर के अंदर देखती है कि विंडो के बाहर कोई आदमी खड़ा हुआ है, लेकिन वो आदमी सिर्फ कैमकॉर्डर के अंदर ही दिख रहा था। तो एबी सोचती है कि शायद से ये कैमकॉर्डर ही खराब हो गया होगा, जो कि काफी पुराना है। खैर अब इसके बाद में वहां पर काइल आता है और वो एबी को देखने आया था कि क्या वो ठीक है या फिर नहीं, लेकिन एबी उसे सारी बात पूछने लगती है कि उसके मॉम डैड के साथ क्या हुआ था। लेकिन काइल जो था वो एबी का मूड ठीक करने के लिए उसको पब लेकर जाता है, जहां पर वो उसको सारी डिटेल्स देने वाला था। तो काइल ये कहता है कि एबी को अपने माता पिता के बारे में खुद ही पता लगाना होगा, और वो एबी को एक खबर की वीडियो दिखाता है और एबी को ये पता चलता है कि बहुत साल पहले एबी के माता पिता ने खुद को ही खत्म कर लिया था, बेसिकली खुद को जलाकर। लेकिन जो एबी थी ना वो बच गई थी, लेकिन इसके पीछे क्या मिस्ट्री है इसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस घर में शहर के 13 लोगों की लाश मिली थी, जिनके फेसेस की हालत बहुत खराब थी, और वो सब एबी की माँ के पेशेंट्स थे, क्योंकि कैमरन एक थेरेपिस्ट हुआ करती थी और उन्हें जेसन की बॉडी में बस उसके दांत ही मिले थे, क्योंकि बाकी बॉडी तो पूरी तरह से जल गई थी। और यही सब रीजन था कि वहाँ के लोग एबी को पसंद नहीं करते, इनफैक्ट इस घर की तरफ भी आना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि एबी की माँ एक विच हुआ करती थी और एबी भी एक विच है अपनी माँ की तरह, जिसके चलते उसे यहाँ तक कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था। खैर फिर वहाँ पर एक आदमी आकर एबी के ऊपर चिल्लाने लगता है और वो उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। तो काइल वहां पर आता है और वो एबी को वहां से ले जाने लगता है। फिर वो उसको अपने घर तक ड्रॉप कर देता है, लेकिन एबी उसे अंदर बुला लेती है और अंदर वो थोड़ी बहुत बात करते हैं और काइल अपनी कैप उतार कर टेबल पर रख देता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तो अब अचानक से वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर रात को जब एबी सो रही थी तो काइल चुपके से उठकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक रूम से टीवी प्ले होने की आवाज आती है और जब वो वहां जाता है तो देखता है कि टीवी पर उसी की लव फुटेज चल रही थी। अब पहले तो उसको ये सब एक मजाक लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो कैमकॉर्डर की तरफ देखता है तो अचानक से वो मूवी की स्टार्टिंग में जो लेडी थी उसी की तरफ पजेस्ड हो जाता है और हम टीवी में देखते हैं कि दो डिमोनिक हाथ काइल का फेस पकड़कर उसका फेस बीच में से फाड़ देते हैं, लेकिन वो हाथ सिर्फ टीवी में ही दिख रहे थे। फिर इसके अगली सुबह एबी देखती है कि काइल वहां पर है ही नहीं, तो वहां पर जाकर वो टेप्स को चेक करती है और उसको एक और बॉक्स मिलता है जिसमें कैमरन की अपने पेशेंट्स के साथ थेरेपी सेशंस की टेप थी। अब सबसे पहले वो एडम नाम के एक आदमी की टेप को प्ले करती है और ये टेप बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन फिर वो केविन नाम के एक पेशेंट की टेप को प्ले करती है और उसके अंदर एक आदमी जो था वो बहुत डरा हुआ था और वो बता रहा था कि उसके अंदर एक डीमन है जो कि उसकी बॉडी में रह रहा है। लेकिन कैमरन यानी कि एबी की माँ को उसकी बातों पर यकीन नहीं था और अचानक से वो आदमी पजेस्ड हो जाता है और वो ऐसे था कि जैसे कोई बहुत ही इविल पर्सन कैमरन से बात कर रहा हो। सबसे बड़ी बात कि इस इविल एंटिटी को ये भी पता था कि कैमरन प्रेग्नेंट है और उसे बेटी होने वाली है। और फिर अचानक से ही वो कैमकॉर्डर की तरफ देखता है जैसे कि वो एबी से ही बात कर रहा हो और वो कैमरन से कहता है कि उसकी बेबी उसी की तरह दिखती है। और फिर वो आदमी पोजीशन से बाहर आ गया था और तभी वो वैसे ही रिएक्ट करने लगता है जैसा कि काइल ने किया था और टेप अचानक से खत्म हो जाती है, यानी कि इस डीमन ने बहुत सालों पहले ही फ्यूचर देख लिया था कैमरन का। खैर इन सबसे एबी बहुत डर गई थी और वो ये सारी बातें स्टीव को बताती है और स्टीव उसे वापस आने के लिए कहता है, लेकिन एबी वापस नहीं जाना चाहती थी। फिर इसके बाद में एबी कैमरन के नोट्स को चेक करती है, जिसके अंदर एक नोट था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि शायद वो कैमकॉर्डर इविल हो और हेल में देख सकता हो। फिर एबी उस कैमकॉर्डर को उठाती है और वो उसे ऑन करके उसमें सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है और वो देखती है कि कैमकॉर्डर में उसे घर की पूरी वॉल्स पर खून के दाग दिख रहे थे और वहीं वॉल पर एक सिंबल बना हुआ था जो कि बैफोमेट का सिंबल है, यानी कि शायद से डेविल का। फिर एबी कैमकॉर्डर में देखते हुए ऊपर एटिक में जाती है जहां पर एक चेयर पड़ी हुई थी। एबी पूरे रूम के अंदर उस कैमकॉर्डर की मदद से देखती है और उसे अपने पीछे कोई दिखता है और वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि भागकर घर से बाहर आ जाती है और बाहर उसे काइल की बहन पेज मिलती है जो कि काइल को ढूंढते हुए वहां पर आई थी, क्योंकि काइल कल रात से घर नहीं आया था और वो वहां पर इसलिए आई हुई थी क्योंकि काइल ने एक पोस्ट डाल रखी थी कि वो विच के साथ सोया है, यानी कि इंटीमेट हुआ है, और उसमें एबी थी जो कि सो रही थी। खैर एबी कहती है कि काइल कल रात वहां से चला गया था, लेकिन पेज को घर के अंदर टेबल पर काइल की कैप मिल जाती है, लेकिन वो एबी को कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। खैर उसके जाने के बाद में एबी को कैमरन के नोट्स के अंदर कुछ रिकॉर्डिंग मिलती हैं जो कि किसी डॉक्टर फ्रैंक के साथ थी और वो कैमरन को बता रहा था कि वो कैमकॉर्डर इविल है और शायद से केविन को जिस डीमन ने पजेस किया था उसने उस कैमकॉर्डर को अब अपना वेसल बना लिया है। और फ्रैंक कैमरन को ये कहता है कि जब तक वो कैमकॉर्डर खत्म नहीं होगा तब तक उसे किसी भी पेशेंट को उस कैमकॉर्डर से रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि इसके चलते दिक्कत हो सकती थी। मीनवाइल हम पेज को देखते हैं जो कि घर में चुपके से आ गई थी और उसे ऊपर एटिक से आवाज आ रही होती है, तो वो वहां पर ऊपर जाकर देखती है तो वो कैमकॉर्डर फ्लोर पर पड़ा हुआ था और जब वो उसको प्ले करती है तो उसमें वो काइल की पेनफुल मौत को देखती है और तभी अचानक से कोई पेज को बेहोश कर
देता है। दूसरी ओर एबी को एक और बक्सा मिलता है जो कि जेसन का था, जिसके अंदर ढेर सारी टेप्स थी। और जब एबी एटिक से कैमकॉर्डर लेकर आती है तो वो टेप्स प्ले करती है, तो उसको पता चलता है कि जेसन ने जिन जिन लोगों को भी उस कैमकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था, यानी कि उसकी माँ ने, उन सभी को उस डीमन ने खत्म कर दिया है। और वो हाथ जिन्होंने काइल के फेस को फाड़ डाला था वो उसी डीमन के थे। अब आखिरी टेप में एबी को पता चलता है कि उसका पिता जेसन जो था वो भी एबी को खत्म करना चाहता था, लेकिन कैमरन ने एबी को पहले ही ऑर्फनेज में डाल दिया और इसी वजह से जेसन ने कैमरन को उस कैमकॉर्डर से रिकॉर्ड कर दिया था। और फिर हुआ ये कि उसकी माँ कैमरन को भी उसी डीमन ने खत्म कर दिया। अब ये सब देखकर एबी बहुत डर गई थी और वो बाहर जाकर उन सारे टेप्स और कैमकॉर्डर को जलाने लगती है, लेकिन फिर उसको याद आता है कि उसकी माँ अभी भी उसी घर के अंदर है, तो वो उसे आखिरी बार देखना चाहती थी और इसलिए वो उस कैमकॉर्डर को नहीं जलाती। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्टीव भी इस बारे में रिसर्च कर रहा था। उसको पता चलता है कि 2 साल पहले एक आदमी मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया था और वो कोई और नहीं बल्कि असल में एबी का पिता जेसन था। जी हाँ, असल में जेसन ने अपने सारे दांत निकालकर एक आदमी की बॉडी पर रख दिए थे और उसके दांत निकालकर फेंक दिए और फिर उसने दिखाया कि वो खत्म हो चुका है, यानी कि अपनी ही मौत को स्टेज किया। जिसके बाद वो भाग गया था, लेकिन कुछ वक्त बाद में वो अपनी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से पागल हो गया था और उसे मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं था कि वो है कौन। लेकिन जब स्टीव ने जेसन की फोटोज मैच करी तो उसको पता चलता है कि वो मेंटल पेशेंट जेसन ही है, यानी कि एबी का पिता, जो कि उसी घर के अंदर रह रहा है जब से वो मेंटल हॉस्पिटल से भागा है। यानी कि शुरुआत से लेकर अब तक जो व्यक्ति कैमकॉर्डर से रिकॉर्डिंग कर रहा था और जिसकी परछाई बार बार लोगों को दिख रही थी वो कोई और नहीं बल्कि जेसन ही था, जो कि चुपके वहां पर रह रहा था। इनफैक्ट एबी को सोते वक्त जो देखकर जा रहा था वो भी जेसन ही था। एनीवेज, अब दूसरी ओर एबी उस कैमकॉर्डर की मदद से देखती है और उस घर के अंदर उसे सब लोगों की स्पिरिट दिखती है जिसे उस डीमन ने खत्म किया था। वहीं पर उसे कैमरन की यानी कि अपनी माँ की भी स्पिरिट दिखती है, जिसका पीछा करती हुई एबी बार्न तक पहुंच गई थी। अब बार्न के अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। फिर जैसे ही एबी कैमरन की स्पिरिट का पीछा करते हुए उस बार्न में जाती है तो वहां पर उसे उसका पिता जेसन मिलता है और वहीं पर हम उस कपल की लाश को भी देखते हैं जो कि मूवी की स्टार्टिंग में खत्म हुए थे। खैर, जेसन एबी को बेहोश करके बांध देता है और वहीं जेसन ने पेज को भी बांध कर रखा हुआ था, यानी कि पेज को बेहोश करने वाला जेसन ही था। और अब वो पेज के सामने उस कैमकॉर्डर को लाकर रख देता है और फिर उसको ऑन कर देता है और अब वो डीमन पेज को भी खत्म कर देता है। बेसिकली जेसन यहाँ पर सबका सैक्रिफाइस दे रहा था। तभी एबी को बचाने के लिए स्टीव वहां पर आ चुका था और वो घर में जाकर एबी को ढूंढने लगता है, लेकिन जेसन उसको भी बेहोश कर देता है। फिर जेसन वापस एबी के पास आता है और वो उसके सामने एक सीजर फेंक कर चला जाता है, लेकिन अभी तक एबी को ये पता नहीं चला था कि वो उसका पिता जेसन ही है। फिर एबी खुद को आजाद करती है और वो जब बार्न से बाहर निकलती है तो देखती है कि बाहर स्टीव की कार खड़ी थी, तो वो जल्दी से भागकर घर के अंदर जाती है और एक चाकू उठाकर ऊपर वाले रूम में एंटर करती है जहाँ पर स्टीव था। वो वहां पर चेन से बंधा हुआ था और वहीं पर जेसन भी था जो कि कैमकॉर्डर लेकर वहां पर खड़ा था और वो एबी को नाइफ फेंकने के लिए कहता है और एबी नाइफ फेंक देती है क्योंकि उसको पता था कि कैमकॉर्डर के अंदर से क्या हो सकता है। उसको ऑन करते ही डीमन स्टीव को भी खत्म कर देता। फिर अब जेसन अपनी बेटी को बताता है कि वो उसका पिता है और वो उसको बचाना चाहता है और वो एबी को कैमकॉर्डर ऑन करके स्टीव को मारने के लिए कहता है और यहाँ पर हमको सारी बात समझ में आती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में जेसन उन सब लोगों को मार नहीं रहा था बल्कि उनका सैक्रिफाइस दे रहा था, क्योंकि उन्हीं सैक्रिफाइस की वजह से वो इतने सालों से जिंदा था और क्योंकि उसकी कंडीशन जेनेटिक थी तो वो कंडीशन एबी को भी है, तो वो एबी को भी बचाना चाह रहा था। और असल में बचपन में वो एबी के हाथों से ही लोगों का सैक्रिफाइस देकर उसको सेफ रखना चाहता था। अब एबी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और तभी उसे कैमकॉर्डर में कैमरन दिखती है और अब वो एबी को कैमकॉर्डर ऑन करने के लिए कहती है ताकि एबी जिंदा रह सके, लेकिन एबी वो कैमकॉर्डर जेसन की तरफ ही ऑन कर देती है और वो डीमन जेसन को खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ही जेसन नीचे फ्लोर पर गिरता है तो वो कैमकॉर्डर स्टीव और एबी की तरफ फेस करके गिर गया था, तो एबी जल्दी से ही उस कैमकॉर्डर को बंद कर देती है। यानी कि डीमन ने इनके साथ एक चाल चली, यानी कि ढेर सारे सैक्रिफाइस लेने की। उसने यहाँ पर पहले ही बोल दिया कि जो जेसन को कंडीशन है वो यहाँ पर एबी को भी हो सकती है, जिसके चलते ये लोग जो थे वो लगातार सैक्रिफाइस देते आ रहे थे ताकि जेसन भी जिंदा रहे और एबी भी जिंदा रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जेसन जो था वो कभी भी खत्म हो सकता था, लेकिन डीमन को सैक्रिफाइस दे के वो सब बचे रहे थे। खैर, अब इसके बाद में एबी स्टीव को आजाद करती है और वो दोनों घर से बाहर चले जाते हैं और एबी स्टीव को सारी बात बताती है कि उसे भी जेसन वाली सेम न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और इसके बाद में वो उस कैमकॉर्डर को जला देते हैं। अब स्टीव घर के अंदर से अपना सामान लेने वापस जाता है और एबी को कहीं से किसी आदमी के विसल करने की आवाज आती है और अब वो उस आवाज का पीछा करती है तो उसको एक आदमी दिखता है जिसे उस डीमन ने खत्म कर दिया था और बिना कैमकॉर्डर के स्पिरिट्स को देखना इम्पॉसिबल है। और अब यहाँ पर एबी को समझ आ जाता है कि वो आदमी वही था जिसे उसने उस कैमकॉर्डर से विंडो के बाहर देखा था और वो जोर जोर से
से रोने लगती है और स्टीव को बुलाने लगती है। और तभी मूवी के अंदर एक बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट आता है। स्टीव भागकर बालकनी पर आ जाता है जहां पर एबी ऊपर वाले रूम की विंडो में जेसन और कैमरन की स्पिरिट्स को देखती है और हमको दिखाया जाता है कि असल में जब वो कैमकॉर्डर नीचे गिरा था तो उसने एबी और स्टीव को रिकॉर्ड कर लिया था और तभी उन दोनों को उस डीमन ने वहीं पर खत्म कर दिया और ये बात उन दोनों को याद ही नहीं थी। इसका मतलब ये भी था कि वो कैमकॉर्डर भी सही सलामत था और ये सब आगे भी चलने वाला है। लेकिन जिनको भी उस डीमन ने खत्म किया है वो सभी उस डीमन के पर्सनल हेल के अंदर ट्रैप होकर रह जाएंगे क्योंकि वो एक तरह से सैक्रिफाइस हो गए थे उसके लिए। और यहाँ पर जो स्पिरिट्स रह रही हैं उनको बहुत बाद में एहसास होता है कि वो खत्म हो चुके हैं। और अभी हम देखते हैं कि एबी और स्टीव भी उन सभी लोगों में शामिल हो गए थे जिन्हें उस डीमन ने पहले खत्म किया था। यानी कि ये जो ईविल कैमकॉर्डर है वो आगे भी लोगों को यहाँ पर अपना शिकार बनाता रहेगा। और बूम, इसी के साथ में कैप्चर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कैप्चर फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर एक कपल था जेसन और कैमरन, उनकी बेटी है एबी। तो कैमरन जो होती है वो असल में एक साइकियाट्रिस्ट होती है जिसके काफी सारे पेशेंट थे। तो असल में वो उन थेरेपी सेशंस को हमेशा कैमकॉर्डर के अंदर रिकॉर्ड किया करती थी। लेकिन केविन नाम का जो पेशेंट था उसके अंदर एक डीमन था जिसने अल्टीमेटली किया क्या, उसने एक सोर्स ढूंढ लिया था जिसके चलते वो इजिली सबको खत्म कर पाए। उसने खुद को इस कैमकॉर्डर के अंदर बसा दिया था और जब कोई भी इस कैमकॉर्डर को ऑन किया करता था डीमन उसको खत्म कर दिया करता था। लेकिन उस इंसान की स्पिरिट जो थी वो हमेशा पास्ट के ट्रॉमा और गिल्ट के अंदर अटक कर रह जाया करती, जिसके चलते उसे एहसास नहीं होता था कि वो खत्म हो चुका है और इसलिए वो स्पिरिट्स इसी घर के अंदर घूमती रहती थी। लेकिन जेसन ने अपनी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को और एबी को बचाने का एक तरीका ढूंढ लिया था और इस डीमन से बचने का तरीका यही था कि हमेशा वो कैमकॉर्डर से लोगों का सैक्रिफाइस उसको देता रहेगा ताकि उसकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और उसकी बेटी हमेशा सेफ रहे। विच एक्सप्लेन्स कि कैमरन ने अपनी बेटी को यानी कि एबी को दूर क्यों भेज दिया था ताकि वो कभी भी यहाँ पर आए ही ना। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर एक कैमकॉर्डर ऑन करके आपने किसी को रिकॉर्ड कर दिया तो वो इंसान जिंदा नहीं बचेगा और उसके बाद में वो अपने गिल्ट में ही ट्रैप हो जाएगा, यानी कि उसकी स्पिरिट हमेशा एक लूप टाइप गिल्ट में फंस जाएगी और वो जो हेल है वो यही घर है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कैप्चर फिल्म अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बढ़िया बंगाली हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है भूतो पूर्वो। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, आपने मिस करिए जाकर जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और साथ ही साथ कैंग 16 नाम की एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि इंडोनेशियन हॉरर है। दोनों का ही लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिलेगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए